Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss the next theory of bonding in coordination compound, and today I will discuss crystal field theory. Its short name is CFT. So listen, what is crystal field theory? What is CFT? Today I will discuss this theory. So listen. This theory was given by a scientist H. Bethe and Van Vleck. It means इस थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया, H. Bethe and Van Vleck. Now listen. This theory is given to explain how ligand are bonded with a central metal in a complex. It means इस थ्योरी को भी दिया गया कि लिगैंड हमारा सेंट्रल मेटल से कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे बॉन्डेड है. सो लिसन, दिस थ्योरी इज टोटली बेस्ड ऑन electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction present between central metal and ligand. It means ये थ्योरी टोटली किस पर बेस्ड है? सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वी ऑल नो दैट एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेंट्रल मेटल which is surrounded by some ligand. Central metal has vacant d orbital. This is vacant d orbital, and ligand has one or more lone pair electrons. It means हमें पता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, उसमें होता क्या है? उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो लिगैंड से सराउंडेड होता है. किस बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, जिसमें सेंट्रल मेटल के पास होता क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल. ये किसके पास होता है? सेंट्रल मेटल के पास. और ये सेंट्रल मेटल किससे सराउंडेड होता है? लिगैंड कैपिटल एल से, जिसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर. देन लिसन, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देयर इज नो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. देयर इज नो ऑर्बिटल overlapping between central metal and ligand. It means crystal field theory ये नहीं कंसीडर करती है कि सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल और लिगैंड के ऑर्बिटल क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कंसीडर किया है. लिसन, इट मीन्स दिस थ्योरी डज नॉट कंसीडर द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड. इट मीन्स ये थ्योरी ये नहीं कंसीडर करती कि सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल लिगैंड के ऑर्बिटल से क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं. सो इट डज नॉट कंसीडर द ओवरलैपिंग, the concept of overlapping between the orbitals of central metal and ligand
which is considered in VBT. Now next point of CFT is, अगला पॉइंट क्या है CFT या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का? We all know that central metal is surrounded by ligand and ligand may be point charge. It means जो ligand है, ligand हमारा क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा एटम हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जाम्पल H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम ये डोनर एटम की तरह वर्क करेगा, और हमारा लिगैंड क्या है H2O. इट मीन्स लिगैंड कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी एनायन हो सकता है. अगर एनायन है फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस आयन, तो इस एनायन में होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है Cl माइनस के फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. तो जो Cl माइनस एनायन है ये लिगैंड की तरह वर्क करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, सेंट्रल मेटल को. तो होता क्या है, जो हमारा Cl माइनस आयन है ये पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करता है. हमें पता है पॉइंट चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट लिगैंड जनरली क्या होते हैं, निगेटिवली पॉइंट चार्ज. लिगैंड हमारे जनरली निगेटिवली पॉइंट चार्ज होते हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है वो पॉइंट पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज होता है, और जो लिगैंड होता है वो हमारा निगेटिवली पॉइंट चार्ज होता है. सो लिसन, अगर ऐसा होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहां पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण लिगैंड हमारा सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करेगा या आएगा. सो लिसन, दिस थ्योरी कंसीडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट मीन्स इस थ्योरी ने कंसीडर क्या किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स FOA between ligand and central metal. Now इस थ्योरी में क्या बताया गया कि लिगैंड जो है वो हमारा पॉइंट चार्ज हो सकता है. पॉइंट चार्ज मीन्स लाइक एनायन, ये एनायन की तरह हो सकता है, एंड इट मे बी डाइपोल, और ये डाइपोल की तरह भी वर्क कर सकता है, एंड इट मे बी डाइपोल. वी ऑल नो दैट डाइपोल मीन्स टू पोल, मीन्स टू चार्ज, like CO. In case of CO, we all know that there is positive charge on, partial positive charge on carbon and partial negative charge on oxygen. It means जो CO लिगैंड है, ये लिगैंड हमारा किसकी तरह वर्क करता है, इट वर्क्स एज डाइपोल. ये हमारा डाइपोल की तरह वर्क करता है. नाउ the next point of VBT is very interesting and listen, ये जो VBT का अब अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड लिसन, फर्स्ट वी नो अबाउट डीजेनरेट ऑर्बिटल. इस पॉइंट को बताने से पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. So what are degenerate orbitals? So listen, all the d orbitals having same energy are said to be degenerate. It means जितने भी d orbitals हैं, all the d orbitals having in free state having same energy are called as degenerate orbital.
we all know that d subshell contain how many d orbitals? We all know that d subshell contain 5d orbitals. 5d orbitals. And we make it into this manner. So these are 5d orbitals, and these 5d orbitals have same energy. It means ये पांचों ही d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, and they are said to be degenerate orbital. और ये ऑर्बिटल्स क्या बोले जाते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोले जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इनकी क्या होती है? सेम होती है. दूसरी चीज, अगर इनकी एनर्जी सेम है तो इनका जो लेवल होगा वो सारे ही ऑर्बिटल का वो क्या होगा? एक ही लेवल होगा. यू कैन सी दिस इज एनर्जी ई. तो ऑर्बिटल 1 की भी एनर्जी ई है, ऑर्बिटल 2 की भी एनर्जी ई है, 3 की भी ई है, 4 की भी ई है और 5 की भी ई है. इट मीन्स जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, इन पांचों ऑर्बिटल की या पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? कैपिटल ई है या सेम एनर्जी है, इसलिए इन पांचों डी ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी. और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डीजेनरेसी. So the property of degenerate orbital to represent same energy, this property is called as degeneracy. It means degenerate orbitals क्या करते हैं? सेम एनर्जी को शो करते हैं. तो यही प्रॉपर्टी degenerate ऑर्बिटल की क्या कहलाती है? degeneracy. Now we will discuss the next point of crystal field theory. अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है डीजेनरेसी पर. सो वी ऑल नो दैट इन अ कॉम्प्लेक्स जनरली कॉम्प्लेक्स कंटेन सेंट्रल मेटल विच इज सराउंडेड बाय लिगैंड. For example, FeF6 3-. In this complex, Fe is central metal and F- ion acts as ligand. We all know that Fe present in which oxidation state? So you can calculate it. जिसकी निकालनी हो उसको x प्लस F पर चार्ज होता है -1. सो -1, हाउ मेनी F आर देयर? 6 इक्वल टू टोटल चार्ज -3. सो x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 6 -3, x इक्वल टू आ जाएगा +3. इट मीन्स यहाँ जो Fe है वो किस स्टेट में है? +3 स्टेट में. तो आप देख सकते हैं Fe +3 ये हमारा प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिस पर 6 फ्लोराइड आयन क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं. सो वी ऑल नो दैट इट इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड इट इज नेगेटिव पॉइंट चार्ज. तो दोनों के बीच में क्या होगा? देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट मीन्स जो हमारा CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो क्या कहती है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है और जो लिगैंड हमारे हैं वो दोनों ही पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करते हैं. तो लिगैंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है किसके थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू. क्योंकि दोनों ही अपोजिटली चार्ज्ड आयन है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे या पास आएंगे. नाउ लिसन, वी ऑल नो दैट दिस व्हेन लिगैंड अप्रोचेस टू सेंट्रल मेटल, हमें पता है कि जब लिगैंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल को,
Then we all know that central metal contain d orbitals. For example, the electronic configuration of 26 Fe is Ar 3d6 4s2. Fe is present in Fe plus 3 state, so its configuration will be Ar 18 3d5 4s0. हमें पता है जब हमारा सेंट्रल मेटल है उसके पास कौन सा ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल. तो जो 3d ऑर्बिटल्स हैं वो अभी क्या है, जब Fe+3 फ्री स्टेट में है. जब Fe+3 हमारा किस स्टेट में है, फ्री स्टेट में है. मींस जब Fe+3 की तरफ कोई भी लिगैंड अप्रोच नहीं किया है तो Fe+3 हमारा क्या है, फ्री है. तो हमारे सेंट्रल मेटल के पास जो 5 d ऑर्बिटल्स होंगे वो पांचों ही क्या रहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स रहेंगे. सो डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल. फॉर एग्जाम्पल यहां हमारा सेंट्रल मेटल है Fe. नाउ नेक्स्ट थिंग इज when ligand produces symmetrical field. It means जब ligand क्या करता है, जब 6 ligand सिमेट्रिकली अप्रोच करते हैं, 6 F- ligand क्या करते हैं, सिमेट्रिकली अप्रोच करते हैं, तो ये पांचों ही d ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनकी पांचों की एनर्जी क्या होती है, पहले से कुछ ज्यादा हो जाती है. इट मीन्स ये पांचों हमारे आ जाएंगे कुछ हायर एनर्जी लेवल में. किसमें आ जाएंगे, कुछ हायर एनर्जी लेवल में. इट मीन्स इनकी एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी. सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये हमारे पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे. अब ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल लिगैंड फील्ड. इट मीन्स अगर हमारे लिगैंड सारे सिमेट्रिकली अप्रोच करेंगे तो हमारे जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और जो हमारे लिगैंड के ऑर्बिटल्स हैं दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ इंटरेक्शन होगा. उसके कारण जो d ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल के, उन d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, पहले से कुछ बढ़ जाएगी. सो ऑन मूविंग बॉटम टू टॉप एनर्जी ऑफ दी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज. इट मीन्स ये 5 d ऑर्बिटल्स अभी भी डीजेनरेट हैं बट इनकी एनर्जी क्या है, पहले से कुछ बढ़ गई है. नाउ व्हेन लिगैंड अप्रोचेस टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल, बट जब लिगैंड हमारे अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल की तरफ तो होता क्या है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द डीजेनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल गेट डिस्ट्रॉय. कुछ टाइम बाद जो d ऑर्बिटल्स की या 5 d ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी होती है या सेम एनर्जी होती है या ऑर्बिटल्स को जो हम सेम लेवल में दिखाते हैं, तो ये जो डीजेनरेसी है वो स्प्लिट कर जाती है. इट मीन्स व्हेन लिगैंड अप्रोचेस टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल देन डीजेनरेसी ऑफ all d orbitals destroys and these d orbitals get split into 2 set of orbitals. It means ये जो पांचों d ऑर्बिटल हैं ये ऑर्बिटल के 2 सेट में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. पहला सेट कहलाता है, फर्स्ट सेट इज कॉल्ड एज T2G set and second set of orbital is called as EG set.
पहला जो तीन ऑर्बिटल का सेट मिलता है, इट मींस तीन ऐसे डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम रहे, तो ऐसे तीन ऑर्बिटल बोले जाते हैं T2g सेट ऑर्बिटल। और T2g सेट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है व्हेन कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोग अब बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उसकी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंसीडर इट इज Fe(F6) 3-। यहाँ 6 लिगैंड है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में होता क्या है, जब लिगैंड हमारे जब 6F- लिगैंड Fe+3 आयन की तरफ अप्रोच करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, तो होता क्या है, जो डीजेनरेसी होती है सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल्स की, सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी है, इट मींस जो सेम एनर्जी है वो हमारी सेम नहीं रह पाती है, वो स्प्लिट कर जाती है। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, इट मींस दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल of central metal in the presence of ligand is called as, इसी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं, लिगैंड की प्रेजेंस में जो होती है इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स अभी तक डीजेनरेट थे वो हमारे 2 सेट ऑर्बिटल में टूट जाते हैं। पहले डी ऑर्बिटल के सेट को क्या कहते हैं, T2g सेट। पहले 3 डी ऑर्बिटल के सेट को जिनकी एनर्जी सेम होती है उसे कहते हैं T2g सेट। और जो हमारे 2 डी ऑर्बिटल का सेट और बनता है जिनकी एनर्जी सेम होती है, बट इनका जो लेवल है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ज्यादा होता है। इट मींस इनकी एनर्जी क्या होती है, Eg सेट की, वो T2g से ज्यादा होती है। तो ऐसे 2 डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो तो उनको कहते हैं Eg सेट ऑर्बिटल। अब बात आती है T2g सेट ऑर्बिटल में कौन सा डी ऑर्बिटल आते हैं और Eg सेट ऑर्बिटल में कौन से डी ऑर्बिटल आते हैं। सो लिसन, T2g सेट ऑर्बिटल कंटेन 3 d orbitals. First one is dxy, second one is dyz, and third one is dzx, या इसी को dxz भी कहते हैं। इट मीन्स ऐसे डी ऑर्बिटल जो इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, ऐसे डी ऑर्बिटल जो इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, जैसे dxy, ये x और y एक्सिस के बीच में इनके लोब लाई करते हैं। तो dxy जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में जो इस ऑर्बिटल के लोब हैं वो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। यू कैन सी, ये जो हमारा लोब है ये x और y एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। इसी तरह dyz में जो लोब हैं वो भी एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, y और z एक्सिस के। इसी तरह जो dzx है उसमें भी जो dzx ऑर्बिटल के लोब हैं वो x और z एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। तो इट मीन्स व्हाट इज T2g सेट ऑर्बिटल, दोज डी ऑर्बिटल हुज लोब लाइज इन बिटवीन द एक्सिस। तो ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं या एक्सिस के बीच में लाई करते हैं उन्हें कहते हैं T2g सेट ऑर्बिटल। और ऐसे डी ऑर्बिटल
जिनके लोब एक्सिस पर लाई करते हैं, ऑन द एक्सिस लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो लोब होते हैं वो हमारे एक्सिस के ऊपर एक्सिस पर लाई करते हैं। सो यू कैन सी ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है और इसके लोब आप देख सकते हैं ये x एक्सिस और y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा eg सेट ऑर्बिटल बोला जाएगा। और दूसरा हमारा dz स्क्वायर, इस केस में भी क्या होता है, जो लोब होता है वो z एक्सिस पर लाई करता है। तो ये हमारा, ये भी क्या होता है, eg सेट का ही एक ऑर्बिटल होता है। तो इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। और dxy dyz और dxz की भी आपस में एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो इन तीन ऑर्बिटल के सेट को बोलते हैं T2g सेट ऑर्बिटल और इन दो ऑर्बिटल के सेट को बोलते हैं eg सेट ऑर्बिटल। नाउ अब हम लोग बात करेंगे eg सेट और T2g सेट ऑर्बिटल के बीच के एनर्जी गैप को क्या कहते हैं। सो लिसन, जो हमारा eg सेट ऑर्बिटल है और जो हमारा T2g सेट ऑर्बिटल है, इन दोनों सेट के ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इसी एनर्जी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इट मींस दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा ओ। इसे कहते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है, इट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये हमारी CFSC है, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और दोनों ऑर्बिटल, दोनों ही सेट के बीच में एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, या d ऑर्बिटल के दोनों ही सेट के बीच में एक लाइन ड्रा की जाती है। इस लाइन को कहते हैं बैरी सेंटर। दिस लाइन इज कॉल्ड एज बैरी सेंटर। इस लाइन को हम लोग, डॉटेड लाइन को कहते हैं बैरी सेंटर। सो लिसन, होता क्या है, जो हमारा बैरी सेंटर से T2g की जो डिस्टेंस होती है वो होती है -0.4 डेल नॉट। और जो हमारा बैरी सेंटर से eg सेट ऑर्बिटल की डिस्टेंस होती है वो होती है, ये हमारी होती है +0.6 डेल नॉट या डेल ओ। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 0.6 ऊपर है तो प्लस है, नीचे है तो माइनस है। तो दोनों को ऐड कर दें 0.6 प्लस 0.4, तो दोनों का मैग्नीट्यूड टोटल कितना देगा, 1 डेल नॉट। 1 डेल नॉट मीन्स डेल नॉट। इट मीन्स यही हमारा दोनों ही d ऑर्बिटल के सेट को, या T2g और eg ऑर्बिटल के सेट के बीच का एनर्जी गैप होगा, जिसे डेल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा T2g सेट ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है, eg सेट की एनर्जी ज्यादा होती है। अब हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। सो लिसन, in case of crystal field splitting in octahedral complex, जैसे FeF6 3- हमारा octahedral complex है, तो इसमें जब 6F- लिगेंड अप्रोच करते हैं, 6F- लिगेंड अप्रोच करते हैं Fe+3 की तरफ, तो होता क्या है, जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसमें प्रेजेंट होते हैं d ऑर्बिटल्स। तो इन d ऑर्बिटल
में ऐसे डी ऑर्बिटल, इन 5 डी ऑर्बिटल्स में ऐसे डी ऑर्बिटल जो हमारे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एंड देयर आर 6 लिगैंड, और यहां पर 6 लिगैंड हैं। यू कैन सी देम, आप इनको देख सकते हैं। ये लिगैंड हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो ये लिगैंड हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस की ओर से अलोंग करते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे डी ऑर्बिटल जो एक्सिस की तरफ प्रेजेंट होते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट dx² y² एंड dz²। तो ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस पर लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल dx² y² और dz²। तो होता क्या है, लिगैंड के ऑर्बिटल जो कि एक्सिस से आ रहे हैं और ये हमारे सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स हैं जो कि अलोंग दी एक्सिस होते हैं। इट मींस लिगैंड के भी ऑर्बिटल हमारे एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, और सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल के ऐसे ऑर्बिटल जो अलोंग दी एक्सिस होते हैं या जिनके लोब एक्सिस पर होते हैं, तो लिगैंड के ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल के ऐसे ऑर्बिटल जो एक्सिस पर होते हैं उनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। इट मींस dx² y² और dz², इन दोनों ही डी ऑर्बिटल के लोब क्या होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। तो लिगैंड जब अप्रोच करता है तो होता क्या है, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, लिगैंड के ऑर्बिटल के बीच में और सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल के बीच में। और इस रिपल्सन के कारण होगा क्या, इन दोनों ही ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इन ऑर्बिटल की एनर्जी अगर बढ़ जाएगी, इट मींस जो ईजी सेट है, ईजी सेट में 2 ऑर्बिटल आएंगे dz² और dx² y², इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इस रिपल्सन के कारण बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं जो T2G सेट है उसकी एनर्जी हमारी कम है और जो ईजी सेट है इसकी एनर्जी हमारी ज्यादा है। इट मींस T2G हमारा नीचे होगा और ईजी क्या होगा, ऊपर होगा। तो इसी रिपल्सन के कारण क्या होता है, ईजी सेट ऑर्बिटल की एनर्जी या dx² y² और dz² ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। किससे, T2G सेट से। नाउ अब बात आती है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डिपेंड करती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में किस पर डिपेंड करती है। सो फिलिंग ऑफ electron in T2G and EG set orbital depends upon nature of ligand। ये किस पर डिपेंड करती है, लिगैंड के नेचर पर। इट मींस लिगैंड हमारा कैसा है, लिगैंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या
वीक फील्ड है। इफ लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, इट मीन्स अगर लिगैंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, देन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय अबाउज रूल। तब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं किस रूल के अकॉर्डिंग? अबाउ रूल के अकॉर्डिंग। एंड इफ लिगैंड इज वीक फील्ड, देन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय हुन्स रूल। तब हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस रूल के हिसाब से करेंगे? हुन्स रूल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर लिगैंड कौन है? F माइनस लिगैंड है। F माइनस कैसा लिगैंड होता है? वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड में होता क्या है? जनरली डोनर एटम क्या होता है? या तो ऑक्सीजन होगा या फिर कोई हैलोजन होगा। इट मीन्स अगर ऑक्सीजन और हैलोजन क्या होते हैं? डोनर एटम होते हैं, तो लिगैंड जनरली क्या होता है? वीक फील्ड लिगैंड होता है। और अगर हमारे डोनर एटम नाइट्रोजन और कार्बन है, तो हमारा लिगैंड जनरली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। यहाँ F माइनस, जो F है वो हैलोजन है, X है, X हमारा FCl Br हो सकता है, I हो सकता है। तो यहाँ F है, इट मीन्स वीक फील्ड लिगैंड है। तो वीक फील्ड लिगैंड के केस में हम लोग हुन्स रूल से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो अब बात आती है Fe+3 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी हमने देखा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d5 4s0। तो होता क्या है? 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉन को पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में भर दिया। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना, ये हुन्स का रूल है। ये तो ऑर्बिटल में जनरल रूल हम लोग फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। बट अब यहाँ पर क्या हो जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है। इट मीन्स जो सेम एनर्जी के डी ऑर्बिटल थे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। 3 ऑर्बिटल की एनर्जी अलग हो जाएगी, जिसको T2G सेट कहते हैं, इनकी एनर्जी कम होगी। और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी इनसे, इसे EG सेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब बात आती है 5 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग किस रूल के हिसाब से भरेंगे? तो वीक फील्ड लिगैंड के केस में हम लोग भरते हैं हुन्स रूल के हिसाब से, मतलब सभी ऑर्बिटल की एनर्जी को सेम मानते हुए। इट मीन्स हम लोग हुन रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को किसमें भरते थे? जब हमारे ऑर्बिटल क्या होते हैं? सेम एनर्जी के होते हैं। इट मीन्स जब वीक फील्ड लिगैंड होता है, अगर ये सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करता है, तो होता क्या है कि वीक फील्ड लिगैंड इतनी ज्यादा फील्ड को जनरेट नहीं कर पाता है जिससे EG और T2G सेट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। बट ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो वीक फील्ड लिगैंड के केस में बहुत कम होता है। और ये अगर डिफरेंस कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में होगी। इट मीन्स हुन्स रूल के हिसाब से होगी। तो इलेक्ट्रॉन हमारा एक एक करके हर ऑर्बिटल में भरा जाएगा। तो ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं, वीक फील्ड लिगैंड हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स होता जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते, फॉर एग्जाम्पल FeCN6 2-, यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा, उसमें लिगैंड हमारा आ गया था स्ट्रॉन्ग फील्ड। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वीक फील्ड लिगैंड की। तो अगर कभी भी ऐसा
सेंट्रल मेटल आयन आए जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ जाएगा, एक यहां बढ़ेगा। तो छठे इलेक्ट्रॉन को कहां भरेंगे? सबसे पहले हम पांचों इलेक्ट्रॉन को एक एक ऑर्बिटल में भर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो छठा इलेक्ट्रॉन फिर से पहले ऑर्बिटल में आ जाएगा। ये हमारा D6 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा? D6 के लिए। अब हम बात करते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स की जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल FeCN का होल ऑफ 6 3 माइनस। इस केस में जो हमारा Cn है, Cn माइनस, ये लिगैंड की तरह वर्क करेगा। और कैसा लिगैंड है? दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि यहाँ कार्बन डोनर एटम है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे हम लोग किस रूल के अकॉर्डिंग? अबाउज रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल को की तरफ इफेक्टिवली अप्रोच करते हैं, जिससे कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है वीक फील्ड के कंपैरिजन में। तो होता क्या है, अगर हमारे 3 डी ऑर्बिटल और 2 डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंड रूल के हिसाब से नहीं कर सकते। क्योंकि हुंड रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में एक एक करके भरा जाता है। जब हमारे सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं तो दोबारा हम लोग पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन में भरते हैं। ये हमारा हुंड रूल कहता है। बट अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है तो हमेशा अबाउ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पर हम देखेंगे Fe+3 का केस होगा। तो Fe+3 मतलब D5, तो यहाँ पर D5 है, 3D5। D5 का मतलब D में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 5 इलेक्ट्रॉनों को हम T2G और Eg सेट में भरेंगे किस रूल के हिसाब से? अबाउज रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर फिलिंग किस रूल के हिसाब से होगी? अबाउज रूल के हिसाब से, बिकॉज हमारा लिगैंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड में फिलिंग होती है अबाउ रूल के हिसाब से। तो अबाउ रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हमारा किस में आएगा? हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन है अगर हमारे पास, तो हम 5 इलेक्ट्रॉनों को पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में मीन्स T2G सेट में भरेंगे। सो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब हमारा छठा ऑर्बिटल भी भर जाता तब हमारा Eg सेट का ऑर्बिटल भरना शुरू होता। इट मीन्स अगर हमारे पास FeCN6 3- कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो इस मैनर में होगी। अब हमारे पास मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के पास D7 कॉन्फ़िगरेशन। D7 का मतलब यहाँ पर D ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो हमें यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। तो हमने क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की प्रेजेंस में अगर 7 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो कौन सा रूल लगाएंगे? अबाउ रूल। अबाउ रूल में हम इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में भरेंगे। इट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो कहाँ आ जाएगा? Eg सेट ऑर्बिटल में। सो दिस इज D7। अगर यहाँ D8 होता तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा और यहाँ बढ़ जाता। अगर यहाँ D9 होता तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा और यहाँ बढ़ जाता।
अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इसे ही हम CFSE भी कहते हैं, CFSE। इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैरी सेंटर के नीचे देखते हैं कि जो एनर्जी गैप है वो कितना है। इट इज -0.4 डेल नॉट। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन से, इनटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, प्लस अब आते हैं बैरी सेंटर के ऊपर कितना है गैप, 0.6 डेल नॉट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन से, और उसमें हम ऐड कर देते हैं पेयरिंग एनर्जी, जो कि है कैपिटल P। सो दिस इज द CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे D9 कॉन्फ़िगरेशन है अगर, तो हमें पता है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहां नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन की जगह 6 पुट कर देंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे T2G ऑर्बिटल में, और टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे EG ऑर्बिटल में। नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, प्लस P हो जाएगी हमारी पेयरिंग एनर्जी। सो लिसन, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें लिगैंड होते हैं 6, जबकि जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें लिगैंड होते हैं 4। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो CFSE होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि वहां 6 लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करते हैं। और ये CFSE किससे ज्यादा होती है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि 4 ही लिगैंड अप्रोच करते हैं किससे? सेंट्रल मेटल आयन से। इट मीन्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी। तो वहां पर होता क्या है, वहां पर जो T2G और EG के बीच का गैप है वो स्प्लिटिंग, वो जो गैप है उनके बीच में जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ वी विल डिस्कस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CFSE इन tetrahedral complex, and first we will discuss crystal field splitting in tetrahedral complex। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जनरली ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें 4 लिगैंड क्या करें, सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करें। 4 लिगैंड हमारे सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करें। पहले तो हम लोग देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो लिसन, फर्स्ट वी मेक अ क्यूब। सबसे पहले हम एक क्यूब को बनाएंगे, और इस क्यूब के सेंटर पर हमारा क्या प्रेजेंट है? सेंट्रल मेटल। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले ड्रा करेंगे एक क्यूब। क्यूब में हमको एक्सिस सिस्टम मिल जाता है, जिसके सेंटर पर क्या प्रेजेंट है? सेंट्रल मेटल। और इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड,
एंड दिस इज फोर्थ। इन 4 कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लिगैंड। जब हम इन 4 कॉर्नर्स को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसके सेंटर पर प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल। बाकी 4 कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट होता है? 4 लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है यहां इस केस में, जो हमारे लिगैंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं। कहां से? इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस मीन्स एक्सिस के बीच से। तो आप देख सकते हैं ये अगर हमारा लिगैंड है तो वो इन 2 एक्सिस के बीच से अप्रोच करेगा। अगर हमारा इन 2 एक्सिस के बीच से ये लिगैंड सेंट्रल मेटल कैपिटल एम को अप्रोच करे, दिस इज कैपिटल एम मीन सेंट्रल मेटल, और ये हमारा क्या है? लिगैंड। तो ये लिगैंड क्या कर रहा है? सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहा है, तो एक्सिस के बीच से कर रहा है। इट मीन्स कुछ इस तरह एक्सिस के बीच से करेगा तो होगा क्या? ऐसे डी ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में आते हैं, मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये सभी क्या आते हैं? इनके जो लोब हैं वो एक्सिस के बीच में आते हैं। तो एक्सिस के बीच में सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो ये किसमें होता है? कौन से डी ऑर्बिटल्स में होता है? जिनके लोब 2 एक्सिस के बीच में लाई करते हैं वो ऐसे ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो जब लिगैंड सेंट्रल मेटल की तरफ आता है, एक्सिस के बीच से आता है, तो ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब सेंट्रल मेटल के बीच में होते हैं उनको ये डायरेक्टली अप्रोच करेगा। तो डायरेक्टली अप्रोच करेगा तो यहां पर रिपल्सन होगा लिगैंड के ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल के ऐसे लोब के बीच में, जो कि बीच में आते हैं एक्सिस के। तो लिगैंड के ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल के ऐसे डी ऑर्बिटल को अप्रोच करते हैं जिनके लोब एक्सिस के बीच में आते हैं, तो यहां रिपल्सन बहुत बढ़ जाता है। और रिपल्सन बढ़ने के कारण जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। इट मीन्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी। इट मीन्स इस बार जो हमारा T2G सेट है उसकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? EG सेट के कंपैरिजन में। और EG सेट में होता क्या है? EG सेट ऑर्बिटल में क्या होता है? EG सेट ऑर्बिटल में हमारा EG सेट ऑर्बिटल में हमारा होता क्या है? लोब हमारे इन ऑन दी एक्सिस होते हैं। ऑन दी एक्सिस होंगे तो लिगैंड के ऑर्बिटल बीच में आ रहे हैं, तो इनमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि यहां इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, जिससे कि इन डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाए। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो ऑर्बिटल एक्सिस, जिनके लोब एक्सिस पर होते हैं, जैसे डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके जो लोब होते हैं वो एक्सिस पर होते हैं, अलोंग दी एक्सिस। दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल एंड वी ऑल नो दैट दिस इज डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो इनके जो लोब है वो एक्सिस पर हैं। तो यहां पर लिगैंड बीच में आ रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, तो इनमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, तो इन डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और जो डी जेड स्क्वायर है, इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी
ज्यादा होगी। इट मीन्स Eg सेट की एनर्जी कम होती है, T2G सेट की ज्यादा होती है। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का केस है उसमें लिगैंड होते हैं 4। तो लिगैंड 4 होते हैं तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में कम होती है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं। तो होता क्या है, अगर स्प्लिटिंग कम होती है तो दोनों की एनर्जी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम नजर आती है। इट मींस चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अप्रोच करे और चाहे वीक फील्ड लिगैंड अप्रोच करे, दोनों के केस में ही क्या होगा, ये लिगैंड क्या करते हैं, वीक फील्ड लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड दोनों के ही केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो हुन्स के रूल के हिसाब से होती है, क्योंकि इन दोनों ही डी ऑर्बिटल की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसलिए हम लोग चाहे लिगैंड हमारा कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा किसमें करेंगे, इट इज डन अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। हमेशा किस रूल के हिसाब से करेंगे, हुन्स रूल के हिसाब से। आइदर लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और लिगैंड इज वीक फील्ड। तो पहले हम लोग एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं CuNH3 का होल ऑफ 4+2। दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और हमारा इसमें Cu पर जो चार्ज है वो +2 चार्ज है। +2 का मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3D9 4s0 D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका मतलब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ हुन्स रूल के हिसाब से भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितने भी इलेक्ट्रॉन हो हम लोग को भरना किस रूल के हिसाब से है, हुन्स रूल के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं जो बैरी सेंटर के नीचे जो एनर्जी होती है वो इस केस में कितनी होती है, -0.6 del T। व्हाट इज del T? del T इज CFSC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और जो बैरी सेंटर के ऊपर T2G तक एनर्जी होती है ये होती है +0.4 del T। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, टोटल del T। इट मींस T2G और Eg के बीच में जो एनर्जी गैप है वो del T के बराबर है। del T क्या होता है, CFSC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग बात करेंगे CFSC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या इसी को कहते हैं CFSC मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसका फॉर्मूला भी लगभग क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरह ही सेम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, यहां पर क्या होगा, जो पहले एनर्जी गैप नीचे वाला है वो कितना हो जाएगा, -0.6 del T इंटू नंबर ऑफ, यहां पर हो जाएगा Eg सेट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन, प्लस अब बैरी सेंटर के ऊपर एनर्जी गैप देखते हैं, ये है +0.4 इंटू del T इंटू नंबर ऑफ T2G सेट इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 0.4 del T को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस केस में किससे, 2 2 4 1 5 से, क्योंकि हमारे T2G में है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और Eg में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। Eg इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ 4 लिखेंगे और T2G इलेक्ट्रॉन की जगह 5 लिखेंगे। नाउ अब बात आती है, जो हमने आपको बताया कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मींस del T, ये बराबर होता है 4/9 del नॉट के। 4/9 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है जो कि 1 से कम होगी। 1 से कम होगी इट मींस जो del T है वो del नॉट से कम होगा।
इट मीन्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो CFSC होती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कम होती है। सो लिसन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ही एक्सप्लेन किया गया है किसमें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। हम लोग कह सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगला पॉइंट क्या होगा, when ligand approaches to central metal then the splitting of d orbital get destroyed and these splitting of d orbital is given in T2G set and EG set. So listen, it means जब ligand हमारा सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है तो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग खत्म हो जाती है। Now we will discuss the limitations of crystal field theory. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस है। So listen, now we will discuss the limitation of crystal field theory. तो कहां कहां पर हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फेल हो जाती है। सो फर्स्ट, दिस थ्योरी डज नॉट कंसीडर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये थ्योरी हमारी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को कंसीडर नहीं करती, ये पहली लिमिटेशन। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म why central metal form a complex in zero oxidation state. For example, NiCO4, यहां पर जो Ni है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है या Ni पर चार्ज जीरो है, इट मीन सेंट्रल मेटल पर चार्ज जीरो है। और अगर लिगैंड हमारा अप्रोच करेगा तो यहां पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाता है, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाती, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए एक पॉजिटिव आयन चाहिए और दूसरा नेगेटिव आयन चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में, क्योंकि सेंट्रल मेटल पर यहाँ कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। इट मीन्स जब सेंट्रल मेटल हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे बना लेता है, NiCO4 एग्जिस्ट करता है, इसी तरह FeCO5 भी एग्जिस्ट करता है। दिस इज मेटल कार्बोनिल, मेटल के साथ कार्बोनिल लिगैंड लगा होता है तो कहते हैं मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल जनरली पॉसिबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन ये कैसे बनते हैं, इनमें मेटल पर जीरो चार्ज होता है तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं बिना किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ये भी हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तीसरा पॉइंट क्या है, होता क्या है कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे पाए गए जिनमें सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है, पाई बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट मीन्स दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई बॉन्डिंग बिटवीन लिगैंड ऑर्बिटल एंड सेंट्रल मेटल ऑर्बिटल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ crystal field theory, and it is why ligand acts as point charge. Why ligand acts as तो अगला पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन का कि लिगैंड पॉइंट चार्ज की तरह क्यों एग्जिस्ट करते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने नहीं दिया। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई OH माइनस आयन इज वीकर लिगेंड देन H2O। इट मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये भी नहीं एक्सप्लेन करती है कि OH माइनस आयन जो है वो वीकर लिगेंड है किसके कंपैरिजन में, H2O जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, और OH माइनस कैसा लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड। तो OH माइनस लिगेंड कैसा है, ये वीकर लिगेंड है, और H2O कैसा लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। नाउ व्हाट आर दी सुपेरियोरिटी ऑफ CFT देन BBT। इट मीन्स CFT जो है मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सुपीरियर मानी जाती है। क्यों? सो देयर आर सम रीजन्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ रीजन्स होते हैं। पहला रीजन ये है कि जो CFT है, CFT एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स CFT जो है मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है, जबकि BBT नहीं करती। CFT एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस व्हाइल BBT डज नॉट। इट मीन्स CFT जो है कॉम्प्लेक्स का कलर क्यों होता है इसको एक्सप्लेन करती है, जबकि BBT ऐसा नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट इज CFT एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स CFT किसी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनामिक और काइनेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती। हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है उनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी क्यों करता है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है, जबकि जो हमारी VBT है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो एक्सप्लेन नहीं करती। तो आपने क्या देखा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स के लिए दिए गए हैं, जिनको CFT तो एक्सप्लेन करती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है, लेकिन BBT एक्सप्लेन नहीं करती। सो दिस इज द रीजन व्हाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज सुपीरियर देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यही रीजन है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को सुपीरियर माना जाता है किससे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। थैंक यू।